हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट टॉपिक्स पर। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 4 जिसका नाम है 1991 की नई आर्थिक नीति के कुछ आगे के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निजीकरण का क्या अर्थ है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, वह इसके लाभ तथा हानियां बताइए। क्वेश्चन किया गया है कि निजीकरण का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम इसका जवाब देंगे, आंसर देंगे निजीकरण का अर्थ। निजीकरण का अर्थ होता है, निजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। यह प्रक्रिया ही निजीकरण कहलाती है। यानी निजीकरण का अर्थ हुआ एक ऐसी स्थिति जब कोई सरकारी उद्यम यानी सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र के द्वारा हायर कर ली जाती है, या तो उसका प्रबंध मैनेजमेंट संभालने के लिए या फिर उसको पूरी की पूरी निजी क्षेत्र के द्वारा खरीद लिया जाता है ताकि उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। तो सरकारी किसी कंपनी को निजी क्षेत्र के द्वारा अपने हाथों में लेना, यह प्रक्रिया ही निजीकरण कहलाती है, जो कि 1991 की नीति के बाद लागू की गई। इसके बाद सेकंड इस पर पॉइंट है हमारा कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो निजीकरण की आवश्यकता, निजीकरण की आवश्यकता के कुछ कारण थे। पहला कि सार्वजनिक उद्यम में रिसाव, चोरी, अकुशलता तथा भ्रष्टाचार आदि बढ़ गए, जिससे निजीकरण ही उनका एकमात्र उपाय माना गया। यानी कि जो सरकारी उद्यम चलाए जा रहे थे, उन सरकारी उद्यमों में चोरी है, अकुशलता तथा सही प्रकार से कार्य न करना, भ्रष्टाचार है यानी घूसखोरी करना, और रिसाव यानी कि सामान की चोरी करना इत्यादि प्रकार की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण से उनका जो प्रदर्शन है वो काफी खराब होता जा रहा था। तब सरकार को यह लगा कि इसका निजीकरण करना ही बेहतर है, क्योंकि उसके माध्यम से ही जो चोरी, अकुशलता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनको रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट था कि सार्वजनिक उद्यम के ऊपर सामाजिक बोझ बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम में निरंतर बढ़ रहे घाटे असहनीय बन गए थे। इसका यह अर्थ हुआ कि जो सार्वजनिक उद्यम है उसके ऊपर लगातार सरकार का बोझ बढ़ रहा था, जिस कारण से सरकार उनको सही से हैंडल नहीं कर पा रही थी, चला नहीं पा रही थी। अतः सरकार ने अपने इस बढ़ रहे घाटे को कम करने के लिए निजीकरण को फॉलो किया। और थर्ड पॉइंट है इसका, सार्वजनिक उद्यम के खराब प्रदर्शन के कारण उनका निजीकरण करना आवश्यक था। यानी कि सरकारी उद्यम जो थे वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और वहां पे लगातार खराब प्रदर्शन होने के कारण जो निजीकरण है वो करना सरकार को आवश्यक लगा, ताकि उनका जो प्रबंधन है उसको बेहतर किया जा सके। परंतु सरकार ने इससे नवरत्न कंपनियों को बाहर रखा जिनका प्रदर्शन बेहतर था। यानी कि सरकार ने उन कंपनियों को इस कैटेगरी से, निजीकरण की कैटेगरी से बाहर कर दिया जो बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और सरकार को लाभ भी पहुंचा रही थी। ऐसी कंपनियों को सरकार ने नवरत्न कंपनियां कहा। नवरत्न कंपनियां वे कंपनियां जो सरकार को प्रतिवर्ष प्रॉफिट कराती हैं और ये देश के आधारभूत विकास में भी काफी महत्व रखती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कारण रहे जिसके कारण से सरकार को निजीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद सरकार ने सरकारी उद्यमों को निजीकरण कर दिया। अब सरकार के द्वारा ये जो निजीकरण की प्रक्रिया को लाया गया, इसके क्या लाभ हुए और क्या इसकी हानियां हुई, अब हमको ये पढ़ना है। तो अगर हम बात करें निजीकरण के लाभ, तो निजीकरण करने से सबसे पहला लाभ ये हुआ कि निजीकरण उत्पादन में विद्युतीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से उत्पादन के अलग अलग प्रकार के रूप यानी कि नए प्रकार के उत्पादन क्षेत्रों का विकास हुआ। इसके साथ साथ निजीकरण उपभोक्ता की प्रभुता को प्रोत्साहित करता है। इसका यह अर्थ हुआ कि उपभोक्ता फर्स्ट प्रेफरेंस, उपभोक्ता सबसे पहले है निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र के द्वारा उपभोक्ता की पसंद और नापसंद का ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से वह उत्पादन करता है, यानी उपभोक्ता की प्रभुता यहाँ पे पाई जाती है। निजीकरण उपभोक्ता की प्रभुता को प्रोत्साहित करता है तथा उच्च कोटि की उपभोक्ता प्रभुता का होना
जीवन की बेहतर गुणवत्ता का प्रतीक है। यानी कि उच्च कोटि की उपभोक्ता प्रभुता का होना, यानी कि बेहतर क्वालिटी के वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्रोवाइड कराएं जिससे उनका जीवन बेहतर बने। यह निजीकरण की प्रेफरेंस यानी कि सबसे पहली पसंद होती है। तो इस कारण से इसका निजीकरण किया गया। थर्ड पॉइंट है निजीकरण सामाजिक हित की अपेक्षा स्वहित की श्रेष्ठता पर कार्य करता है तथा उद्यमी 100% वचनबद्धता के साथ कार्य करता है जिससे कुशलता बढ़ती है। यानी कि निजीकरण के अंतर्गत सामाजिक हित को ध्यान में न रख करके व्यक्ति जो है वो स्वहित का ध्यान रखता है जिसका यह अर्थ हुआ कि वह ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। इसी कारण से वह व्यक्ति जो है वो अपना 100% वचनबद्धता के साथ कार्य करता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और उसकी कुशलता भी इससे बढ़ती है कार्य करने की। तो ये हमारे निजीकरण के लाभ हैं। यानी कि पहला उत्पादन में विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, दूसरा उपभोक्ता की प्रभुता को प्रोत्साहित करता है, तीसरा सामाजिक हित की अपेक्षा स्वयं से कार्य करता है जिससे उसकी कुशलता बढ़ती है। तो ये सभी लाभ हैं। इसके अलावा निजीकरण को अपनाने से कुछ हानियां भी हुई, तो वो हानियां देखते हैं। निजीकरण से होने वाली हानियां, पहली, निजीकरण से सामाजिक हित की अपेक्षा श्रेष्ठता पर केवल ध्यान देना है जिससे इसकी व्यवहारिक वैधता समाप्त हो गई है। यानी कि निजीकरण के अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा श्रेष्ठता यानी अपना हित हो और अपना बेहतर कार्य हो इस पर ध्यान दिया जाता है जिसके कारण से इनसे जो लाभान्वित होने की संभावना थी वो नहीं है और जिस सिद्धांत पर ये कार्य करना चाह रहे थे सरकार, जिस सिद्धांत पर सरकार कार्य करना चाह रही थी उस पर सरकार नहीं कर पाई। तो ये केवल एक व्यवहारिक वैधता बनकर के रह गई जो कि अब समाप्त हो गई है। यानी कि निजीकरण से सामाजिक हित की अपेक्षा श्रेष्ठता पर केवल ध्यान देना है, यानी कि श्रेष्ठ यानी बेहतर कैसे बने इस पर ध्यान देना है, ना कि समाज का हित कैसे हो। इसके कारण से इसकी व्यवहारिक वैधता जो है वो अब समाप्त हो गई। एंड सेकंड पॉइंट है निजीकरण के फलस्वरूप केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके पास उन्हें खरीदने के साधन हो। यानी कि निजी क्षेत्र जो है पहले ये देख लेता है कि उपभोक्ता हमारी वस्तुओं को खरीद सकता है और जिस प्रकार की वस्तु वो लोग खरीद सकते हैं उसी प्रकार की वस्तु उत्पादक के द्वारा बनाई जाएंगी, ना कि सभी लोगों के उपयोग में लाने वाली वस्तुएं बनाई जाती। ऐसी स्थिति में जब कीमतों में वृद्धि होती है तब समाज के कमजोर वर्ग को वंचित रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उत्पादक के द्वारा उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिसकी उन्हें पता हो कि उन्हें खरीदने के साधन लोगों के पास हैं। जिन लोगों के पास साधन नहीं है उन वर्ग के लिए इसके द्वारा कोई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, जिसके कारण से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कभी कभी वस्तु उपलब्ध न होने के कारण से उसके अभाव में वंचित रह जाते हैं। तो निजीकरण की हानियां हैं। पहली हानि हमने पढ़ी कि इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा श्रेष्ठता पर ध्यान दिया जाता है जिसके कारण से ये समाज का हित नहीं कर पाता। और दूसरी इसकी हमने हानि पढ़ी कि निजीकरण के कारण से अब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा किया जाता है जो उपभोक्ता खरीदने के साधन रखता हो। अगर जब कीमतें बढ़ती हैं तब समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको इन वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है। तो ये हमारी दो समस्या है। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन 8 जो कि निजीकरण का क्या अर्थ है, इसकी अवस्था क्यों है और इसके लाभ और हानि बताइए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने निजीकरण का क्या अर्थ है ये डिस्कस किया, इसके बाद निजीकरण की अवस्था क्यों है इसकी डिस्कस किया, उसके बाद निजीकरण के क्या लाभ हैं और निजीकरण की क्या हानियां हैं ये हमने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में या तो निजीकरण का क्या अर्थ है और इसकी अवस्था क्यों है इस सेंस में पूछा जाएगा, या निजीकरण का क्या अर्थ है इसके लाभ और हानि बताइए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, आपसे जिस तरीके से पूछा जाएगा आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो आप लगातार इस चैप्टर को स्टडी करें और आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप लोग लगातार स्टडी करें। थैंक यू गाइस।